हाँ जी, तो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आया हूँ, है ना। क्लास 12 के बच्चे जिनका भी बोर्ड का एग्जाम है, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दो चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया है। चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन का था, चैप्टर 2 जो कंज्यूमर बिहेवियर अर्थात उपभोक्ता व्यवहार का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है ना। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3, है ना। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, मतलब उपभोग उत्पादक व्यवहार, निर्माता बोलिए या फिर उत्पादक, उत्पादक व्यवहार और आपूर्ति, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, मतलब मुद्रा लागत क्या होता है, मुद्रा लागत में क्या क्या शामिल होता है ना। तो सामान्य लाभ शामिल होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब स्पष्ट लागत जो श्रम पे खर्च करते हैं शामिल होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट लागत या निहित लागत, है ना। ये सारे के सारे शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मनी कॉस्ट पूछेगा ना, तो मनी कॉस्ट में जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट तीनों ही शामिल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 32 नंबर, कहता है इफ द गवर्नमेंट लिवाइज अ यूनिट टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, कहता है अगर सरकार उत्पादन पे एक कर लगा दे, एक इकाई कर लगाए, तो उससे क्या होगा। देखो, टैक्स जब भी लगेगा ना उत्पादक पर, तो उत्पादक का उत्पादन लागत बढ़ जाता है, जिसके कारण उत्पादन में कमी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड विल बी रिड्यूस्ड, है ना, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है। देखो, आपको पता होगा कि जब भी हम लोग औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटा आउटपुट, ठीक है। दिस इज द आंसर, है ना। कहीं है, अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, हमारा ये आंसर होगा टीबीसी बटा क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच मार्केट में एमआर बिकम जीरो निगेटिव, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या दोनों में। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में तो एमआर ऐसे होता है एआर बराबर एमआर, है ना। तो ये कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर याद कीजिए तो मोनोपोली में ये हमारा होता है एआर और ये होता है हमारा एमआर, जो जीरो भी है और निगेटिव भी है। सेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ये होता है एआर और ये होता है हमारा एमआर, जो कि जीरो और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, अभी मैंने बताया ना, ए आर एम आर दोनों कांस्टेंट होता है, प्राइस भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन स्थिर रहता है, ए आर एम आर दोनों, दोनों ही स्थिर रहता है। इसके अलावा कीमतें भी स्थिर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन द फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, देखो जब फर्म का इक्विलिब्रियम की बात करें, यहाँ एमआरएमसी की बात है, इससे मान लो पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की बात करते हैं, तो ए आर इक्वल्स एम आर है हमारा, और एमसी जो है नीचे से काटना चाहिए, मतलब एमसी जो है वो नीचे से काटे एमआर को, ठीक है। एमआर इक्वल टू एमसी हो और एमसी जो है वो एमआर को नीचे से काटे, ठीक है। तो एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट है 37 नंबर, द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम, अभी मैंने डिस्कस किया ना, इक्विलिब्रियम कब होता है, एमआर इक्वल टू एमसी पर। तो एमआर इक्वल टू एमसी, ऑप्शन नंबर ए। एक फर्म का संतुलन कहां होगा, जहां सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इंक्रीजेस बाय 5%, मतलब जब, मतलब किसी वस्तु की आपूर्ति जो है वो 5% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ती है, 5%। कब, जब कीमत 5% बढ़ता है, मतलब जब प्राइस में 5% का बढ़ेगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा हमारा, देखो 1 आएगा ना, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, पूर्ति की लोच, क्या होगा, मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, तो 5/5 1 आएगा आंसर हमारा। तो इसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक या फिर इकाई लोचदार, है ना। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द अजम्पशन डज द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड, देखो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई जो है वो किसका फंक्शन होता है, कीमत का फंक्शन होता है। जब कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, ये पूर्ति का नियम है ना। लेकिन इसमें साथ में कहा जाता है कि
जो हमारा तकनीक है, टेक्नोलॉजी, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। जो उत्पादन के साधन है उसकी कीमतें स्थिर होनी चाहिए, मतलब फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। लोगों का इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, ये भी सही है, आय में कोई परिवर्तन नहीं। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस भी कांस्टेंट रहे, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहे, सही। ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बात कर रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन को देख के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। कहता फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम, हर कंडीशन, हर जगह पे कोई भी मार्केट हो, कंडीशन है कि भाई एम आर इक्वल एम सी होना चाहिए, और एम सी जो है वो एम आर को नीचे से काटे, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट, बी एंड सी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन 5 यूनिट ऑफ गुड्स आर सोल्ड, मतलब 5 गुड बेचते हैं, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा आता है कितना, 100 रुपया आता है, ठीक है। व्हेन 6 यूनिट सोल्ड, मतलब जब 6 यूनिट बेचे तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है, 8, तो यहाँ पे 8 होता है। तो प्राइस, तो छठा यूनिट का क्या प्राइस है, तो देखो सबसे पहले हम लोग प्राइस अगर निकालना हो तो प्राइस बराबर होता है टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला में 100 बटा 5, 20 रुपया यहाँ कीमत था। अब यहाँ पर जब एम आर छठा यूनिट का 8 है तो टोटल रेवेन्यू 108 हो जाएगा, 5 यूनिट का टोटल रेवेन्यू प्लस कर देंगे छठा का एम आर, बन जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ छठा यूनिट, ठीक है। तो 108 बटा 6 करो, आएगा 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 सी, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्टिव फैक्टर इज, कौन सा सक्रिय कारक है, सक्रिय उत्पादन का साधन कौन सा होता है, सक्रिय होता है लेबर, ठीक है। लेबर, लेबर हमारा श्रम आंसर होगा, बाकी कैपिटल हो, लैंड हो, ये सब निष्क्रिय, वो खुद से काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, वो तो आपको पता है, उत्पादन का साधन श्रम होता है, पूंजी होता है, उद्यमी होता है, ठीक है। तो भूमि है सही, श्रम सही, सही, सब सही होंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज, मतलब उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन होता है किसका फंक्शन, उत्पादन के सभी साधनों का फंक्शन होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एट विच टाइम में ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन बी चेंज, मतलब किस समय काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो आपको पता होगा कि दीर्घ काल का जो स्थिति है उसमें उत्पादन के साधन सभी परिवर्तनशील होते हैं। वेरी लॉन्ग रन, ये जो ये ना एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है। तो आंसर हमारा दीर्घकाल ही होगा, है ना। नेक्स्ट है इन अ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने क्या बोला था अभी ने बोला कि उत्पादन जो है किसका फंक्शन होता है, उत्पादन के सभी साधनों का, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के सभी कारक या साधन, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, देखो दीर्घकालीन उत्पादन का फलन जो है वो पैमाने के प्रतिफल से रिलेटेड है, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, है ना, ऑप्शन नंबर ए, पैमाने का प्रतिफल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, 60 रुपया है। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट, तो देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटा यूनिट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट 60 है, 10 आर्टिकल है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो देखो टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर है द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, देखो एवरेज कॉस्ट कर्व आपको पता होगा ये यू आकार का होता है ना, तो यू शेप का होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 बोलिए, चैप्टर 3 बोलिए, एक ही है, ठीक है। तो यूनिट 3 जो हमारा वो खत्म हुआ, है ना। तो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अभी यहीं तक, धन्यवाद।